दोस्तों, क्या कभी ऐसा लगा है कि दिन भर एक मशीन की तरह भाग दौड़ करने के बाद भी रात को जब बिस्तर पर जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है कि यार आज कुछ खास काम तो हुआ ही नहीं। हाँ, और ये फीलिंग बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होती है। मतलब एक अजीब सा गिल्ट होता है। एग्जैक्टली। जिंदगी में इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के बाद भी जो बड़े और सबसे ज़रूरी टास्क है ना, वो हमेशा अधूरे रह जाते हैं। अगर ये परेशानी थोड़ी सी भी जानी पहचानी लग रही है तो आज का ये डीप डाइव इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल थिंक पेजेस टीवी। ये सच में एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आज हर कोई जूझ रहा है। बिल्कुल। और आज हम जिस सब्जेक्ट की गहराई में जाने वाले हैं वो उन सभी लोगों की सबसे बड़ी उलझन है जो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं पर हमेशा टाइम की कमी का रोना रोते रहते हैं। हमारे पास जो बुक है आज वो बहुत ही शानदार है। हम बात कर रहे हैं डेविड कडावी की फेमस किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के बारे में। और आज हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि दुनिया के जो सबसे प्रोडक्टिव और क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो एक्चुअली टाइम को मैनेज ही नहीं करते, वो किसी और ही चीज को मैनेज करते हैं। और ये टॉपिक आज के दौर में तो मतलब एक बेसिक ज़रूरत बन चुका है। अगर हम आज के समाज को देखें तो हर तरफ एक हसल कल्चर का शोर मचा हुआ है। लोग सक्सेस की इस अंधी दौड़ में इस कदर भाग रहे हैं कि उन्होंने अपने कैलेंडर का एक एक मिनट ब्लॉक कर रखा है। हाँ यार, मल्टीटास्किंग को तो जैसे लोगों ने एक मेडल ऑफ ऑनर मान लिया है। वही तो, लोग अपना लंच चबाते हुए ऑफिस के ईमेल्स का रिप्लाई कर रहे होते हैं, ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हुए मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। और इसका नतीजा क्या है? हमेशा थका हुआ महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा होना। इसे एक नॉर्मल लाइफस्टाइल मान लिया गया है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। लेकिन डेविड कडावी इस किताब में इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। वो बहुत ही लॉजिकल तरीके से ये साबित करते हैं कि किसी भी गहरे और क्रिएटिव काम को पूरा करने का टाइम मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये पूरी तरह से माइंड मैनेजमेंट का खेल है। ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर क्या ये रियल लाइफ में सच में काम करती है? क्योंकि मैं सोच रही थी डेविड ने खुद इस चीज को बहुत ही कड़वे तरीके से सीखा था। हाँ, उनकी अपनी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। राइट। जब हम उनके स्ट्रगल की कहानी को अनपैक करते हैं ना, तो पता चलता है कि उन्होंने भी वही गलती की थी जो हम सब करते हैं। जब डेविड को एक बहुत बड़ी बुक डील मिली थी तो उन्होंने अपना सारा टाइम बचाने की कोशिश की, दोस्तों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया, वीकेंड्स के सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए, एकदम आइसोलेट कर लिया खुद। एग्जैक्टली। यहाँ तक कि अपना टाइम बचाने के लिए उन्होंने बाहर जाकर खाना खाना तक छोड़ दिया और ग्रोसरी भी घर पर डिलीवर करवाने लगे। उनका मकसद बहुत सीधा था कि बुक लिखने के लिए हर दिन के पूरे 24 घंटे बचाए जाएं। लेकिन आपको पता है इसका नतीजा क्या निकला? वो घंटों अपने कंप्यूटर की ब्लैंक स्क्रीन के सामने बैठे रहते और एक सिंगल शब्द भी नहीं लिख पाते थे। और उस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि बुक डील का कितना प्रेशर होगा। पब्लिशर को कुछ ही हफ्तों में किताब का 25% हिस्सा लिखकर देना था। डील हाथ से निकलने का डर था। हाँ, वो पैनिक मोड ऑन हो गया होगा। बिल्कुल। और इसी फ्रस्ट्रेशन से भागने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अजीब फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो कोस्टारिका के एक रिट्रीट में जाएंगे। हालांकि उन्हें अंदर से लग रहा था कि यार शायद वहां जाकर भी कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जगह बदलने की एक आखिरी उम्मीद में वो चले गए। और यहीं पर इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। वेट, वहीं पर ना जहाँ उनकी किसी से मुलाकात होती है? हाँ, कोस्टारिका में उनकी मुलाकात डिएगो नाम के एक लोकल इंसान से होती है। डिएगो ने उन्हें सड़क के दूसरी तरफ से ऐसे आवाज दी जैसे वो कोई बहुत पुराने दोस्त हों। लेकिन एक सेकंड रुकते हैं। डेविड तो वैसे ही इतने फ्रस्ट्रेशन में थे, अपना काम छोड़कर गए थे और फिर एक अनजान आदमी से बात करने लग गए। मतलब उन्होंने उसको इग्नोर क्यों नहीं किया? क्योंकि डिएगो का अंदाज इतना नेचुरल और रिलैक्स था कि डेविड खुद को रोक ही नहीं पाए। डेविड अपनी टूटी फूटी स्पेनिश में बात करने लगे क्योंकि वो वहां के लोगों के सामने अजीब नहीं दिखना चाहते थे। पर सबसे मजेदार बात यह है कि वो बातचीत कोई बहुत गहरी फिलोसॉफिकल डिस्कशन नहीं थी। अच्छा, तो क्या बात की उन्होंने? डिएगो ने बस वहां के बारिश के मौसम, वहां के बीच और लाइफ की छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत ही आराम से बात की। लेकिन इस छोटी सी बिना किसी एजेंडा वाली बातचीत ने ना डेविड के अंदर एक बायोलॉजिकल बदलाव ला दिया। उनका मेंटल स्टेट पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। ओह वाओ, मतलब सारा स्ट्रेस अचानक से गायब? हाँ, हफ्तों की फ्रस्ट्रेशन की जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली। और इसका असर इतना गहरा था कि जब डेविड वापस अपने कमरे में लौटकर कंप्यूटर के सामने बैठे तो जो काम वो हफ्तों से नहीं कर पा रहे थे वो उन्होंने तुरंत कर दिखाया। उन्होंने सिर्फ 1 घंटे के अंदर अपनी किताब का पूरा पहला चैप्टर लिख डाला।
ये पॉइंट वैसे बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। मतलब जब उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और उनके पास पूरा टाइम था, तब एक शब्द नहीं लिखा गया। और जब वो बाहर गए, रिलैक्स हुए और उनके पास लिखने के लिए टाइम कम बचा, तब उन्होंने 1 घंटे में चैप्टर लिख दिया। एग्जैक्टली टाइम का होने से ज्यादा उस वक्त का स्टेट ऑफ माइंड मैटर करता है। राइट। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी काम को करने के लिए सिर्फ समय या घंटों का होना काफी नहीं है। उस काम के लिए सही एनर्जी और सही मेंटल स्टेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगती है कि ये बात हर इंसान पर लागू होती है। और इसी बात को एक बहुत ही खूबसूरत शायरी में कुछ इस तरह कहा जा सकता है। वक्त से लड़कर भला कौन जीत पाया है, जिसने मन को संधा उसी ने इतिहास बनाया है। क्या बात है! ये शायरी तो इस पूरी बुक का एकदम परफेक्ट सार है। वक्त से लड़ना वाकई एक हारी हुई लड़ाई है। हाँ, और अगर हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर एक एनालॉजी से समझें, तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी के पास एक बहुत ही महंगी गाड़ी है। उस गाड़ी में पेट्रोल यानी कि हमारा टाइम, वो तो फुल टैंक भरा हुआ है, लेकिन गाड़ी का जो इंजन है यानी हमारा माइंड, वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। और इंजन ही काम नहीं करेगा तो फुल टैंक का क्या फायदा? वही को, गाड़ी तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, हम इस इंजन को स्टार्ट कैसे करें? मतलब इसको सही मूड में कैसे लाएं? खासकर उस वक्त जब सुबह उठते ही हमारे सामने 20 कामों की एक लंबी टू डू लिस्ट होती है और उसे देखते ही दिमाग एकदम सुन पड़ जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। इस इंजन को स्टार्ट करने का साइंस समझना सच में बहुत जरूरी है। देखिए, काम और हमारे मेंटल स्टेट का आपस में मैच होना चाहिए। जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो साइंस कहता है कि इंसान के सोचने के 2 मेन तरीके होते हैं। पहला है डाइवर्जेंट थिंकिंग और दूसरा है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ओके, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डाइवर्जेंट थिंकिंग वो स्टेट है जब हमारे विचार बिना किसी फिल्टर के पूरी तरह से बिखरे हुए होते हैं। दिमाग अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहा होता है। मान लीजिए कोई किताब लिखनी है, तो इस फेज में इंसान सोचता है, क्या मैं इसे कॉमेडी की तरह लिखूं? क्या ये एक सीरियस रिसर्च पेपर होना चाहिए? या क्या इसमें मेरे बचपन की कहानियां होनी चाहिए? ये सब डाइवर्जेंट थिंकिंग है, जहां कोई भी आइडिया गलत नहीं होता। अच्छा, मतलब ये वो स्टेज है जहां हम सारे दरवाजों को खुला छोड़ देते हैं, है ना? और दिमाग को बस हवा में उड़ने देते हैं। इसमें कोई लॉजिक या रूल्स नहीं होते। बिल्कुल सही। और इसके ठीक ऑपोजिट काम करती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये सोच तब काम आती है जब हमें उन बिखरे हुए हजारों विचारों में से किसी एक को चुनकर फाइनल करना होता है। ये लॉजिक और डिसीजन मेकिंग का स्टेज है। जैसे ये तय कर लेना कि हाँ, मैं इस किताब को एक कैजुअल दोस्तों वाले टोन में ही लिखूंगी। एग्जैक्टली। और असली जादू तब होता है जब ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग आपस में मिलती हैं। इसी टकराव से एक यूरिका मोमेंट या इंसाइट पैदा होता है। वो पल जब अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है और हम कहते हैं, हाँ, मुझे मेरा परफेक्ट आइडिया मिल गया। ये थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये यूरिका मोमेंट हर वक्त तो नहीं आता ना। दिन में कई बार तो ऐसा लगता है कि दिमाग में एक भी नया आइडिया आ ही नहीं सकता। खासकर दोपहर के वक्त, लंच के बाद तो ऐसा लगता है कि गाड़ी का इंजन पूरी तरह से सीज हो गया है। ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल बायोलॉजिकल मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। इसे समझना हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। देखिए, हमारे शरीर में एक स्लीप सिस्टम होता है जिसे हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम भी कहते हैं। हाँ, जो हमें दिन भर जगाए रखती है। सही कहा। ये सिस्टम हमें अलर्ट रखने का काम करता है। लेकिन इसके साथ ही बैकग्राउंड में एक और चीज चल रही होती है जिसे स्लीप डेट या नींद का कर्ज कहते हैं। जैसे जैसे हम जागते हैं और काम करते हैं, हमारे दिमाग में एडेनोसिन नाम का एक केमिकल इकट्ठा होने लगता है। ये केमिकल हमारे दिमाग को थका हुआ महसूस कराता है। वेट, मतलब एक तरफ हमारा शरीर हमें जगाए रखने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ये जो एडेनोसिन है, ये हमें सुलाने की कोशिश कर रहा है। एकदम सही समझे आप। और साइंस के अनुसार हमारे स्लीप सिस्टम की एनर्जी जब थोड़ा नीचे आना शुरू होती है और इस एडेनोसिन का लेवल जब ऊपर जाता है, तो ये दोनों लाइनें दोपहर के करीब 2:30 बजे आपस में टकराती हैं। ओह वाओ, तो 2:30 बजे का टाइम साइंटिफिकली प्रूवन है? बिल्कुल। ये वो समय है जब दिमाग का फोकस और एनर्जी लेवल अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। इसीलिए दोपहर में अचानक से भारी सुस्ती और थकान महसूस होती है। ये कोई आलस नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी है। ये तो बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी पॉइंट है यार। मतलब लोग बेवजह खुद को कोसते रहते हैं कि उन्हों में दोपहर में फोकस नहीं कर पा रही, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है।
जबकि असल में उनका शरीर उन्हें ब्रेक लेने का सिग्नल दे रहा होता है। और इसी बात से ना मुझे एक और कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, फर्स्ट आवर रूल। हाँ, ये रूल बहुत इफेक्टिव है। राइट। अगर हमें पता है कि दोपहर 2:30 बजे हमारी बैटरी बिल्कुल डाउन होने वाली है, तो इसका मतलब है कि सुबह हमारी बैटरी सबसे ज्यादा चार्ज होती है। दुनिया के कई महान लोग इस बायोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझते थे, जैसे फेमस राइटर वर्जीनिया वुल्फ या फिर हिस्ट्री के महान साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर। ये लोग अपने दिन का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम हमेशा सुबह सबसे पहले करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उस वक्त उनका माइंड सबसे ज्यादा शार्प होता है। एग्जैक्टली। फर्स्ट आवर रूल का सीधा सा फंडा यही है कि अपने दिन का पहला घंटा अपने सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को दे दो। अगर सुबह सुबह सबसे मुश्किल काम निपटा लिया ना, तो दिन भर चाहे जितनी थकान हो, एक अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन रहती है कि आज का सबसे बड़ा टास्क पूरा हो गया है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है अपनी बायोलॉजी का फायदा उठाने का। लेकिन सिर्फ सुबह उठकर काम करने से कोई मास्टरपीस नहीं बन जाता है। जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करने बैठते हैं तो क्रिएटिविटी कोई ऐसा बटन नहीं है जिसे बस दबाया और आइडियाज बाहर आने लगे। इसके लिए एक पूरा प्रोसेस है। वो प्रोसेस क्या है? सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राहम वॉलिस ने इस पूरी प्रोसेस को स्टडी किया और क्रिएटिविटी के 4 बहुत ही क्लियर स्टेजेस बताए हैं। बिना इन 4 स्टेजेस से गुजरे कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं हो सकता, चाहे वो कोई किताब हो, कोई स्टार्टअप का आइडिया हो या कोई आर्ट वर्क हो। इसका पहला स्टेज है प्रेपरेशन या तैयारी करना। मतलब डेटा कलेक्ट करना? हाँ, ये पूरी तरह से जानकारी इकट्ठा करने का समय है। इसमें कोई नया आइडिया नहीं बनाना होता, बस रॉ मटेरियल जमा करना होता है। जैसे डेविड अपनी बुक के लिए करते थे, अपने कमरे में किताबें, न्यूज़पेपर और जर्नल्स फैलाकर रखना, व्हाइट बोर्ड पर अलग अलग टॉपिक्स के नोट्स बनाना। ये दिमाग को पूरी तरह से डेटा से भर देने वाला स्टेज है। अच्छा, और इसके बाद जो दूसरा स्टेज आता है ना, वो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है। इसे इंक्यूबेशन कहते हैं, जिसका मतलब है अपने काम से पूरी तरह ब्रेक लेना और उसे दूरी बना लेना। और यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर किसी के पास डेडलाइन है तो वो ब्रेक कैसे ले सकता है? हमारी आम सोच तो यही कहती है कि अगर कोई मुश्किल आ रही है तो स्क्रीन के सामने और ज्यादा देर तक बैठो, जबरदस्ती काम खत्म करने की कोशिश करो। लेकिन साइंस कहती है कि ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। इंक्यूबेशन के दौरान हमारा कॉन्शियस माइंड भले ही आराम कर रहा होता है या हम अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता रहे होते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में उस सारी जानकारी को प्रोसेस कर रहा होता है जो हमने पहले स्टेज में इकट्ठा की थी। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो सिर्फ गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ही हाथ लगेगा। बिल्कुल सही। और इसी इंक्यूबेशन से जन्म होता है तीसरे स्टेज का, जिसे इल्यूमिनेशन कहते हैं। ये वही यूरेका मोमेंट है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जब अचानक से बिना किसी वार्निंग के कोई बहुत ही शानदार आइडिया दिमाग में चमक जाता है। कभी नहाते वक्त तो कभी ऐसे ही टहलते वक्त। लेकिन एक बहुत बड़ी वार्निंग ये है कि बिना पहले स्टेज के, यानी बिना प्रिपरेशन के, ये तीसरा स्टेज कभी नहीं आ सकता। मतलब अगर कचरा डालोगे तो कचरा ही निकलेगा, अगर डेटा नहीं है तो आइडिया कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली। अगर दिमाग में सही डेटा नहीं डाला है तो कोई जादुई आइडिया बाहर नहीं आएगा। इस एलिमिनेशन स्टेज को समझने के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बहुत ही कमाल की कहानी है मेरे पास। ये कहानी है द बीटल्स के लेजेंडरी म्यूजिशियन पॉल मैकार्टनी की। आपको पता है, पॉल को उनके सबसे मशहूर और हिस्टोरिक गाने यस्टरडे की धुन एक रात सपने में सुनाई दी थी। सपने में? वाह। हाँ, वो आधी नींद में ही उठे, उनके बिस्तर के पास ही एक पियानो रखा था और उन्होंने तुरंत जाकर उस धुन को बजाना शुरू कर दिया। ये उनका इल्यूमिनेशन था, उनका यूरेका मोमेंट। लोगों को लगता है कि बस यहीं पर कहानी खत्म हो गई और गाना बन गया। लेकिन ग्राहम वॉलिस का मॉडल बताता है कि असली मेहनत तो इसके बाद शुरू होती है। सबसे मुश्किल स्टेज तो अभी बाकी है। बिल्कुल, और यही इस प्रोसेस का सबसे बड़ा लेसन है। धुन तो मिल गई, लेकिन चौथा स्टेज अभी बाकी था, जिसे वेरिफिकेशन कहते हैं। पॉल मैकार्टनी को लगा कि इतनी परफेक्ट और खूबसूरत धुन उनके दिमाग में अचानक कैसे आ सकती है। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये धुन उन्होंने पहले कहीं किसी और की सुनी हो और उनका दिमाग अनजाने में उसे कॉपी कर रहा हो। हाँ, साइकोलॉजी में इसे क्रिप्टोमेजिया कहते हैं। ये बहुत कॉमन है क्रिएटिव्स के साथ। ये करने में लगा दिए कि वो धुन उनकी अपनी है या नहीं। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के हर इंसान को वो धुन बजाकर सुनाई।
जब उन्हें कंप्लीटली यकीन हो गया, तब जाकर उन्होंने लिरिक्स को सुधारा और म्यूजिक अरेंजमेंट को फाइनल किया। 1.5 साल, ये सच में डेडिकेशन है। वही तो, मतलब बिना इन चारों स्टेप्स के और बिना इस लंबे धैर्य के कोई भी महान काम पूरा नहीं होता। मुझे लगता है इस सिचुएशन पर एक बहुत बेहतरीन लाइन परफेक्टली फिट बैठती है, रातों रात मुकद्दर नहीं चमक करते, सच्चे हीरे अंधेरों में ही तलाशे जाते हैं। बहुत ही गहरी बात है ये जो पेशेंस है ना, और काम को अलग अलग स्टेजेस में बांटने की जो कला है, ये तभी आती है जब हम अपने मेंटल स्टेट्स को सही से चैनल करना सीख जाते हैं। डेविड कडावी ने इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा डिटेल में डिकोड किया है। उन्होंने हमारे काम करने के तरीकों को 7 मेंटल स्टेट्स यानी दिमाग की 7 डिफरेंट स्टेट्स में बांटा है। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मैं पढ़ रही थी कि डेविड अपने थॉट्स को अरेंज करने के लिए अक्सर जॉन हैंकॉक सेंटर नाम की एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग में जाते थे, लेकिन जब उन्हें एक्चुअली में लिखना होता था तो वो किसी कॉफी शॉप में जाकर बैठते थे। ऐसा क्यों? ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि अलग अलग जगहें हमारे दिमाग में एक खास तरह का ट्रिगर पैदा करती है। हैंकॉक सेंटर की वो ऊंचाई उन्हें एक बिग पिक्चर सोचने में मदद करती थी, जो कि उनका पहला मेंटल स्टेट था, प्रायोरिटाइज। इस स्टेट में इंसान सिर्फ प्लानिंग करता है, तय करता है कि क्या जरूरी है और क्या छोड़ना है। इसके बाद दूसरा स्टेट आता है, एक्सप्लोर। ये वो कंडीशन है जहां इंसान बिना किसी गिल्ट के सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए चीजों को खंगालता है। एक मिनट, एक्सप्लोर करने के बाद जो तीसरा स्टेट है वो है रिसर्च। लेकिन क्या एक्सप्लोर और रिसर्च दोनों एक ही चीज नहीं है? दोनों में ही तो हम इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हैं ना। ये बहुत ही वैलिड सवाल है और ज्यादातर लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, एक्सप्लोर करने का मतलब है बिना किसी क्लियर मंजिल के भटकना। हाँ, जैसे आप विकिपीडिया पर किसी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां से आप किसी पुराने युद्ध के लिंक पर चले गए और फिर वहां से किसी पुराने हथियार के बारे में पढ़ने लगे। हाँ, वो टिपिकल विकिपीडिया रैबिट होल। एग्जैक्टली। इसमें कोई फिक्स टारगेट नहीं है। लेकिन रिसर्च बहुत ही टारगेटेड होती है। इसमें आप किसी एक खास सवाल का एग्जैक्ट जवाब ढूंढ रहे होते हैं। जैसे 1940 में इस पर्टिकुलर शहर की आबादी कितनी थी, ये रिसर्च है। अच्छा, ये फर्क अब बहुत क्लियर हो गया। तो पहले प्रायोरिटाइज किया, फिर एक्सप्लोर किया, फिर रिसर्च की। उसके बाद चौथा स्टेट क्या है? चौथा है जनरेट। ये असल में हाथ पैर मारने वाला काम है, जैसे अपना पहला रफ ड्राफ्ट लिखना या एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट करना। इस स्टेज में परफेक्शन की कोई जगह नहीं होती, बस फ्लो में काम करना होता है। इसके बाद पांचवा स्टेट आता है पॉलिश, यानी जो भी आपने जनरेट किया है उसकी एडिटिंग करना, उसे निखारना और परफेक्ट बनाना। ओह, मतलब पहले कचरा भी लिख दो, बाद में पॉलिश कर लेंगे। बिल्कुल। फिर छठा स्टेट है एडमिनिस्ट्रेटिव। ये वो सारे बोरिंग लेकिन जरूरी काम हैं जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे बिल्स भरना, ईमेल्स का बेसिक रिप्लाई करना। और सबसे आखिरी 7वां स्टेट है रिचार्ज। रिचार्ज मतलब वही जो हम इंक्यूबेशन के टाइम बात कर रहे थे, काम से पूरी तरह दूर हो जाना। हाँ, एकदम। पूरी तरह से छुट्टी लेना, दोस्तों से मिलना या सिर्फ आंखें बंद करके लेटना, ताकि दिमाग की बैटरी दोबारा 100% फुल हो सके। अगर कोई इंसान इन 7 मेंटल स्टेट्स को पहचान लेना और ये समझ ले कि वो इस वक्त किस स्टेट में है, तो वो बड़ी से बड़ी रुकावट को आसानी से पार कर सकता है। और इस चीज का ना एक बहुत ही जबरदस्त और इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है जो डेविड के साथ खुद रियल लाइफ में हुआ था। एक बार डेविड बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। उन्हें योर ब्रेन एट वर्क नाम की बहुत ही फेमस बुक के ऑथर डॉक्टर रॉक उनका एक इंटरव्यू लेना था। डॉक्टर रॉक उनके लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे और ये इंटरव्यू डेविड के करियर के लिए एक तरह से मेक और ब्रेक मोमेंट था। लेकिन उस दिन किस्मत जैसे उनके बिल्कुल खिलाफ थी। डेविड पैनामा सिटी के एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे और जिस दिन इंटरव्यू रिकॉर्ड होना था, ठीक उसी दिन उनके अपार्टमेंट के बाहर एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। ओह नो, ड्रिलिंग और मशीन्स की आवाज। वहीं तो हथौड़ों का इतना भारी शोर था कि एक सिंगल लाइन ठीक से रिकॉर्ड करना भी नामुमकिन था। और ऊपर से वो एक नए शहर में थे, तो उन्हें अचानक से कोई दूसरी शांत जगह ढूंढना भी बहुत मुश्किल लग रहा होगा उस टाइम। बिल्कुल, और सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि डॉक्टर रॉक इतने बिजी इंसान थे कि उस इंटरव्यू को रीस्केड्यूल करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर डेविड उस वक्त इंटरव्यू नहीं लेते तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए हाथ से निकल जाती। अब कोई भी आम इंसान होता तो इस सिचुएशन में पूरी तरह पैनिक कर जाता या बस हार मान लेता। लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी, क्योंकि ऐसे क्राइसिस के वक्त में उनका जो क्रिएटिव सिस्टम था वो एक्टिवेट हो गया।
ये क्रिएटिव सिस्टम एक ऐसा बैकअप प्लान होता है जो हमारे मेंटल एनर्जी लेवल को अच्छे से समझता है। डेविड ने तुरंत अपने प्रायोरिटाइज और जनरेट मेंटल स्टेट्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने कंस्ट्रक्शन के शोर को कोसने या गुस्सा करने के बजाय जल्दी से सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया। हाँ, और उन्होंने क्या सोल्यूशन निकाला आपको पता है? क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने ही अपार्टमेंट का सबसे शांत कोना ढूंढा, वहां मैट्रेस और तकिए लगाकर एक टेम्पररी साउंड प्रूफ कैबिन, एक तरह से ब्लैंकेट फोर्ट बना लिया। और आखिरकार उन्होंने वो इंटरव्यू बहुत ही शानदार तरीके से रिकॉर्ड कर लिया। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि उनका मेंटल सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। ये सच में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस क्रिएटिव सिस्टम को आगे भी बनाए रखने के लिए साइंस ने हमें 2 बहुत ही कमाल की टेक्निक्स दी हैं। वो 2 टेक्निक्स क्या हैं? ऐसी टेक्निक्स जो हम सब अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकें। पहली टेक्निक है ओपन लूप्स। इसे साइकोलॉजी में ज़ेगार्निक इफेक्ट भी कहा जाता है। एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थी ब्लूमा ज़ेगार्निक। उन्होंने ये खोजा था कि हमारा दिमाग पूरे हो चुके कामों के बजाय उन कामों को बहुत ज्यादा याद रखता है जो अधूरे रह गए हैं। इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने पेट को, अपनी बिल्ली को खाना दे रहे हैं और आप देखते हैं कि कैट फूड का डब्बा लगभग खाली होने वाला है। उसी वक्त आपके दिमाग में एक लूप बन जाता है कि अगली बार जब सुपरमार्केट जाऊंगा तो कैट फूड जरूर लाना है। अब आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, मीटिंग में हो, बैकग्राउंड में दिमाग में ये लूप चलता रहता है। जब तक आप कैट फूड खरीद कर घर नहीं ले आते, ये लूप आपके दिमाग में खुला ही रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर हमारे दिमाग में ऐसे 50 लूप्स खुले रहेंगे तो इंसान तो स्ट्रेस के मारे वैसे ही पागल हो जाएगा ना? यहीं पर तो असली जादू है। हमें स्ट्रेस वाले लूप्स ओपन नहीं करने हैं, हमें क्रिएटिविटी वाले लूप्स का जानबूझकर इस्तेमाल करना है। इसे अपने फायदे के लिए एक टूल की तरह यूज कीजिए। मतलब कैसे? जैसे अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं या कोई नया डिजाइन बना रहे हैं तो उसे एकदम पूरा करके खत्म मत कीजिए। उसे जानबूझकर किसी ऐसी जगह पर अधूरा छोड़ दीजिए जो बहुत दिलचस्प हो। इससे दिमाग में एक ओपन लूप बन जाएगा। अब आप भले ही बर्तन धो रहे हो, शावर ले रहे हो या पार्क में वॉक कर रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप उस रिपोर्ट या डिजाइन के बारे में नए आइडिया सोचता रहेगा। जब आप वापस कंप्यूटर पर बैठेंगे तो आपके पास आगे का काम शुरू करने के लिए पहले से ही बहुत सारे फ्रेश आइडियाज होंगे। ये तो सच में दिमाग को हैक करने का एक बहुत ही ब्रिलियंट तरीका है। मतलब हम स्क्रीन के आगे काम नहीं कर रहे, फिर भी हमारा दिमाग बैकग्राउंड में हमारे लिए काम कर रहा होता है। बिल्कुल। और जो दूसरी टेक्निक है वो है मिनिमम क्रिएटिव डोज। ये क्या होता है? नाम तो बहुत हैवी लग रहा है। यह आसान है। इसके पीछे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की जो हमारी आदत होती है उसकी साइकोलॉजी काम करती है। हम किसी भी काम को क्यों टालते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग, स्पेशली दिमाग का वो हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो किसी बहुत बड़े टास्क को एक खतरे या पहाड़ की तरह देखता है। जब कोई इंसान सोचता है कि उसे पूरी एक किताब लिखनी है तो उसे नेचुरली घबराहट होने लगती है और फिर वो बचने के लिए इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लगता है। हाँ, ये तो हम सबकी रोज की कहानी है। तो मिनिमम क्रिएटिव डोज का मतलब ये है कि उस पहाड़ जैसे काम को इतना छोटा कर दो, इतना माइक्रो लेवल पर ले आओ कि दिमाग को उससे कोई डर ही ना लगे। अगर आप एक पूरा चैप्टर नहीं लिख सकते तो कोई बात नहीं, खुद से बस ये कहिए कि आज मैं सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ लिखूंगा, या फिर सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने डेस्क पर जाकर बैठूंगा और कुछ नहीं करूंगा। आई सी, मतलब हम अपने ही दिमाग को धोखा दे रहे हैं, उसे ट्रिक कर रहे हैं कि काम बहुत ही छोटा सा है। एकदम सही। और प्रैक्टिकली होता यह है कि जब आप सिर्फ एक पैराग्राफ लिखने बैठते हैं ना, तो धीरे धीरे एक मोमेंटम बन जाता है और फ्लो में आकर आप अक्सर एक पूरा पन्ना लिख देते हैं। इससे काम टालने की वो बुरी आदत खत्म होती है और रात को सोने से पहले वो हैवी वाला गिल्ट भी नहीं होता। लाइफ लेसन्स की बात करें तो मेरी नज़र में 4 सबसे इम्पॉर्टेंट बातें निकल कर आती हैं जो किसी के भी प्रोडक्टिविटी को इजीली 10 गुना बढ़ा सकती हैं। पहले तो ये कि टाइम मैनेजमेंट के पीछे ये जो अंधी दौड़ है इसे बंद कीजिए। सारा खेल माइंड मैनेजमेंट और अपनी मेंटल एनर्जी को सही टाइम पर पहचानने का है। बिल्कुल। और दूसरा लेसन ये है कि फर्स्ट आवर रूल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। दिन का पहला घंटा जब हमारी बॉडी की एनर्जी सबसे पीक पर होती है, उसे फ़ोन पर, सोशल मीडिया में बर्बाद करने के बजाय अपने सबसे ज़रूरी और मुश्किल काम को दीजिए। सही बात है। और तीसरा पॉइंट है क्रिएटिविटी के बारे में। क्रिएटिविटी के जो 4 स्टेजेस हैं, प्रेपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन, इन सभी को उनका पूरा टाइम देना चाहिए। जल्दबाजी में कोई मास्टरपीस नहीं बनता, राइट? एकदम राइट। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, काम को टालने से बचने के लिए और अपने दिमाग को बैकग्राउंड में यूज करने के लिए ओपन लूप्स और मिनिमम क्रिएटिव डोज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कीजिए।
इससे आप कभी ब्लैंक स्क्रीन से नहीं डरेंगे। बहुत ही क्लियरली समराइज किया हमने। इन सारी बातों में ना जो एक सबसे गहरी और दिल को छूने वाली बात मुझे लगती है वो ये है कि हमें अपनी इंसानियत और अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस की रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। हम आखिर इंसान हैं, कोई मशीन या रोबोट्स थोड़ी ना है। शिकार, महान आर्ट, ये हमेशा उन्हीं को मिलते हैं जो सही समय का इंतजार करना जानते हैं। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स और वेदों में भी कितनी गहराई से ये बात कही गई है कि धैर्य में ही विजय है। अपनी लाइफ को किसी रेस ट्रैक की तरह मत ट्रीट कीजिए। अपनी जर्नी और अपनी प्रोसेस को एंजॉय करना सीखिए। जल्दबाजी में आप शायद कुछ छोटे मोटे काम जल्दी निपटा लेंगे, लेकिन उससे कुछ सच में महान और मेमोरेबल क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि खुद से लड़ने का जुनून रखो, दुनिया अपने आप जीत जाओगे। बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल थॉट है ये। अगर हमें सच में अपनी लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को वहां ले जाना है जहां काम हमें बोझ ना लगे, तो हमें आज से ही उस दीवार वाली घड़ी को नहीं बल्कि अपने माइंड की एनर्जी को पहचानना शुरू करना होगा। और जाते जाते मैं एक विचार आप सबके दिमाग में जरूर छोड़ना चाहूंगा। जरा आराम से सोचकर देखिए, अगर हमारा ये जो समय है, ये जो 24 घंटे की क्लॉक है, ये बस एक इंसानी आविष्कार है, तो क्या होगा अगर पूरी दुनिया, हमारी पूरी सोसाइटी इस 9 to 5 की बंधक घड़ी के बजाय इंसान के नेचुरल एनर्जी लेवल्स के हिसाब से अपना स्केड्यूल सेट करने लगे? क्या होगा अगर स्कूल और ऑफिस टाइम क्लॉक के बजाय बॉडी क्लॉक के हिसाब से चले? क्या तब हम आज के स्ट्रेस भरे माहौल के मुकाबले कहीं ज्यादा खुश, शांत और मेंटली प्रोडक्टिव नहीं होंगे? वाह, क्या कमाल का और सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला थॉट है ये दिमाग के सारे जाले साफ कर देता है। तो दोस्तों, अगर सच में जिंदगी बदलनी है तो आज से ही अपने मेंटल एनर्जी के इंजन को समझना और उसे सही तरीके से चलाना शुरू करें। अगर इस डीप डाइव से आपको कुछ भी नया, कुछ असली और कुछ प्रैक्टिकल सीखने को मिला है ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल अभी लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करके इस नॉलेज को आगे बढ़ाएं और ऐसी ही डीप कॉन्वर्सेशंस के लिए थिंक पेजेस टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सफर में एक नए और शानदार टॉपिक के साथ।